हमार नाम पप्पू यादव, बिहार के आरा जिला का रहने वाला, पर कर्मभूमि है ई नेशनल हाईवे। पिछले 8 साल से ई 12 चक्के की गाड़ी पर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। हमारे लिए तो ई ट्रक ही घर है और ई सड़क ही दुनिया। दिन में सोना, रात में चलना, यही अपनी जिंदगी है। हम भूत प्रेत पर ज्यादा यकीन नहीं करते। हमारा मानना है कि सबसे बड़ा भूत है डीजल का बढ़ता दाम, और सबसे बड़ी चुड़ैल है चढ़ाई पर बैठा हुआ ओवरलोड ट्रक। पर उस एक रात कानपुर हाईवे पर हमार सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। बात पिछले जाड़े की है। हम दिल्ली से कलकत्ता के लिए दवाइयों का एक बहुत जरूरी कंसाइनमेंट लेकर निकले थे। माल बहुत कीमती था और उसे ठीक 48 घंटे में पहुंचाना था। मतलब रुकना मना था। हम रात भर गाड़ी चलाए। अगली रात हम कानपुर पार कर चुके थे और इलाहाबाद, अब प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे थे। रात के करीब 12 बजे होंगे। हमें जोरों की नींद आ रही थी और चाय की तलब लग रही थी। हम सोचे किसी अच्छे से ढाबे पर रुककर 1-2 कप कड़क चाय मारेंगे तो नींद भाग जाएगी। हाईवे पर लाइन से कई ढाबे थे, रोशनियों से जगमगाते हुए, पर पता नहीं क्यों हमरा मन किसी में रुकने का नहीं हुआ। हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद जब शहर की रोशनी पीछे छूट गई और सुनसान इलाका शुरू हो गया, तो हमें दूर एक छोटी सी अकेली रोशनी दिखी। एक छोटा सा पुराना सा ढाबा। ढाबे का कोई बड़ा सा चमकीला बोर्ड नहीं था, बस एक पुराने लकड़ी के तख्ते पर कोयले से लिखा हुआ था ढाबा, और उसके नीचे 36 किलोमीटर। मुझे थोड़ा अजीब लगा। 36 किलोमीटर का क्या मतलब? यहां से कोई शहर 36 किलोमीटर है? खैर, उस वक्त हमें चाय की ज्यादा जरूरत थी। मैंने अपना ट्रक सड़क के किनारे लगाया और नीचे उतरा। ढाबा बहुत ही सादा था। कुछ बांस के खंभों पर एक तिरपाल की छत थी। बैठने के लिए 4-5 पुरानी लकड़ी की चारपाइयां पड़ी थी। एक कोने में एक मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, जिस पर एक ही बड़ी सी पतीली चढ़ी हुई थी। ढाबे पर मेरे अलावा और कोई ग्राहक नहीं था। बस एक ही आदमी था जो शायद ढाबे का मालिक था। एक बूढ़ा दुबला पतला आदमी जिसने एक मैला सा गमछा अपने सिर पर बांध रखा था। वो चुपचाप चूल्हे में लकड़ी डाल रहा था। एक चाय मिलेगी चाचा? मैंने एक चारपाई पर बैठते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ बोले बस सिर हिला दिया। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ढाबे में एक अजीब सी खामोशी थी। हाईवे से गुजरती गाड़ियों की आवाज भी यहां तक नहीं आ रही थी। और एक और बात, ढाबे में कहीं भी कोई घड़ी नहीं थी, न दीवार पर, न चाचा की कलाई पर। खैर, मुझे इससे क्या। कुछ देर में चाचा ने एक स्टील के गिलास में चाय लाकर दी। चाय का रंग सामान्य से ज्यादा गहरा था, लगभग काला, और उससे अदरक इलायची की नहीं बल्कि किसी सौंधी मिट्टी जैसी महक आ रही थी। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला टाइम देखने के लिए। रात के 12:15। ठीक है, मैंने सोचा 15-20 मिनट में चाय पीकर निकल जाऊंगा। मैंने चाय का पहला घूंट लिया। चाय बहुत ही कड़क और मीठी थी। स्वाद भी थोड़ा अलग था, पर अच्छा था। हर घूंट के साथ मेरी नींद और थकान गायब होती जा रही थी। मैं आराम से धीरे धीरे चाय पीने लगा। चाचा अब भी वहीं चूल्हे के पास चुपचाप बैठे थे। और कोई नहीं आता क्या चाचा यहां? मैंने खामोशी को तोड़ने के लिए पूछा। इस बार उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज बहुत ही धीमी और सपाट थी। आते हैं जिन्हें जल्दी होती है। उनकी बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने अपनी चाय खत्म की। मुझे वाकई बहुत तरोताजा महसूस हो रहा था। कितने पैसे हुए चाचा? मैंने पूछा। अगली बार दे देना, उन्होंने कहा। नहीं नहीं, हिसाब अभी का अभी, मैंने कहा और अपनी जेब में हाथ डाला। मैंने पैसे दिए और वापस अपने ट्रक की तरफ चल पड़ा। मैंने केबिन में बैठकर
चलने से पहले एक आखिरी बार टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की स्क्रीन देखते ही मेरे होश उड़ गए। रात के 3:03 बज रहे थे। ये नामुमकिन है। मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए रुका था। तो फिर 3 घंटे कहाँ चले गए? क्या मेरा मोबाइल खराब हो गया है? मैंने घबराकर ट्रक के डैशबोर्ड में लगी घड़ी देखी। उसमें भी 3:03 बज रहे थे। 3 घंटे, मेरे सफर के 3 कीमती घंटे बस एक कप चाय पीने में गायब हो गए थे। पर कैसे? मुझे तो ऐसा लगा जैसे बस 15 मिनट ही हुए हों। मैं घबरा गया। मुझे 48 घंटे में कलकत्ता पहुंचना था। अब मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने उस ढाबे की तरफ देखा। वो बूढ़ा आदमी अब भी वही बैठा था, मुझे ही घूर रहा था। मुझे लगा मैं उससे जाकर पूछूं, पर मेरे अंदर का डर मुझे रोक रहा था। उस जगह में कुछ तो गड़बड़ थी। मैं वहां से अपना ट्रक लेकर भागा। मैं अपनी लैटलतीफी को कवर करने के लिए ट्रक को बहुत तेज भगा रहा था। मैं पूरी रात बिना रुके चलता रहा, पर मेरा दिमाग अब भी उन्हीं 3 घंटों में अटका हुआ था। अगले दिन मैं किसी तरह बस कुछ ही घंटे लेट होकर कलकत्ता पहुंचा। सेठ ने बहुत डांटा, पर मेरी नौकरी बच गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया था और चाय पीते पीते मुझे वहीं चारपाई पर नींद आ गई होगी। हाँ, यही हुआ होगा, पर मैं खुद भी अपनी इस दलील पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ हफ्तों बाद जब मैं वापस दिल्ली लौट रहा था, मैं फिर से उसी हाईवे पर था। इस बार दिन का वक्त था। मैंने उत्सुकता से उस जगह को ढूंढने की कोशिश की जहां वो ढाबा था। मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे लगा था कि ढाबा होना चाहिए, पर वहां कोई ढाबा नहीं था। बस एक खाली बंजर जमीन थी और एक पुराना सूखा हुआ कुआं। मेरा सर चकरा गया। मैं पागल तो नहीं हो गया हूं? मैंने आसपास के दूसरे ढाबों पर रुककर पूछा, भाई, यहां आसपास कोई पुराना ढाबा था क्या, जिसके बोर्ड पर 36 किलोमीटर लिखा हो? हर किसी ने मुझे अजीब नजरों से देखा। नहीं भाई साहब, इस पूरे इलाके में बरसों से कोई नया ढाबा नहीं खुला। अब मैं सच में डर गया था। तो फिर उस रात मैं कहाँ रुका था? एक आखिरी ढाबे पर एक बूढ़े सरदार जी ने मुझे रोक लिया। क्या कहा, बेटा? 36 किलोमीटर वाला ढाबा? हाँ अंकल, मैंने उम्मीद से कहा। सरदार जी की आंखों में एक अजीब सा डर था। बेटा, उस जगह का नाम मत लो। वो जगह ठीक नहीं है। क्यों? क्या है वहां? एक कहानी है, उन्होंने धीरे से कहा। बहुत साल पहले वहां सच में एक ढाबा हुआ करता था। उसे एक बूढ़ा आदमी चलाता था। पर एक रात एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक सीधा उस ढाबे में घुस गया। उस रात ढाबे का मालिक और वहां बैठे कुछ मुसाफिर सब मारे गए। कहते हैं उस ट्रक का ड्राइवर भागा नहीं। वो बस अपनी सीट पर बैठा हंसता रहा, पागलों की तरह। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो बस एक ही बात बोल रहा था, मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने उन्हें वक्त में रोक दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं सरदार जी ने आगे कहा, आज भी कभी कभी कुछ थके हुए जल्दी में रहने वाले ड्राइवरों को वो ढाबा दिखता है, और जो भी वहां रुककर उस बूढ़े के हाथ की चाय पी लेता है, उसका वक्त वही रुक जाता है। सरदार जी के ये शब्द मेरे दिमाग में किसी चेतावनी की घंटी की तरह बज रहे थे। मैं उस दिन के बाद से इतना डर गया था कि मैंने कुछ हफ्तों तक उस कानपुर हाईवे वाले रूट पर जाना ही बंद कर दिया। मैं दूसरे लंबे रास्तों से आने जाने लगा, भले ही उसमें ज्यादा डीजल और वक्त लगता। मैं उस ढाबा छत्तीस के पास से भी नहीं गुजरना चाहता था। पर मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। हमारी जिंदगी हमारी मर्जी से नहीं, ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑर्डर से चलती है। करीब 1 महीने बाद मुझे फिर से एक अर्जेंट डिलीवरी के लिए दिल्ली से कलकत्ता जाना पड़ा, और इस बार सेठ ने साफ साफ कह दिया था, पप्पू, कोई लंबा रूट नहीं, सीधा कानपुर हाईवे से जाना। माल टाइम पर पहुंचना चाहिए।
मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने मन में हनुमान जी का नाम लिया और निकल पड़ा। मैंने कसम खाई कि मैं उस रात चाहे कितना भी थक जाऊं, कितनी भी नींद आए, पर मैं किसी भी अनजान अकेले ढाबे पर नहीं रुकूंगा। मैं पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहा था। जैसे ही कानपुर पार हुआ और वो सुनसान इलाका शुरू होने लगा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अपनी नजरें सड़क पर गड़ाए हुए था, उस अकेली पीली रोशनी को खोज रहा था। रात के 12 बजे मैं उस जगह के करीब पहुंच रहा था जहां वो ढाबा होना चाहिए था। मैंने दूर देखा, वहां कुछ नहीं था, बस घना अंधेरा। मैंने एक राहत की सांस ली। शुक्र है, मैं बुदबुदाया, शायद वो हर रात नहीं दिखता। मैं उस जगह से तेजी से गुजर गया जहां वो सूखा हुआ कुआं था। मैं करीब 10-15 किलोमीटर आगे निकल आया था। मैं अब थोड़ा रिलैक्स हो गया था। मैंने सोचा, चलो अब किसी जाने पहचाने भीड़ भाड़ वाले ढाबे पर रुककर चाय पीते हैं। तभी मेरी नजर अपनी घड़ी पर पड़ी। मैं बस यूं ही टाइम देखना चाहता था और टाइम देखकर मेरी चीख निकल गई। रात के 3:60 बज रहे थे। मैं फिर से 3 घंटे आगे पहुंच गया था। पर कैसे? इस बार तो मैं रुका भी नहीं। मैं तो उस ढाबे के पास से गुजरा भी नहीं, या शायद गुजरा। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत ट्रक को सड़क के किनारे लगाया और बाहर निकलकर पीछे की तरफ देखा। दूर, बहुत दूर, करीब 15 किलोमीटर पीछे मुझे एक बहुत ही हल्की पीली सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखी और फिर बुझ गई। वो ढाबा वहां था और मैं उसके सामने से गुजर गया था। पर मेरा वक्त फिर भी चोरी हो गया। अब मैं समझ गया, उस ढाबे पर रुकना या न रुकना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर आप उस इलाके से उस खास वक्त पर गुजरते हैं तो आपका वक्त चोरी हो ही जाएगा। वो जगह ही वक्त को खा जाती है। ये एहसास और भी ज्यादा डरावना था। अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये सिलसिला शुरू हो गया। हर बार जब भी मैं उस रूट से गुजरता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे 3 घंटे गायब हो जाते। मैं अपनी घड़ी देखता, सब ठीक रहता, और फिर अचानक एक पल में सुइया 3 घंटे आगे बढ़ जाती। मेरी जिंदगी नर्क बन गई। मैं हर डिलीवरी के लिए लेट होने लगा। सेठ मुझसे नाराज रहने लगा। बाकी ड्राइवर मेरा मजाक उड़ाने लगे। क्या पप्पू भाई, आजकल सोने में ज्यादा वक्त लगाने लगे हो? मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था। और फिर चीजें और भी बदतर होने लगी। एक रात जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने गुस्से में अपनी घड़ी को डैशबोर्ड पर दे मारा। क्या है ये सब? और तभी मुझे अपने ट्रक में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वही बूढ़े ढाबे वाले की आवाज। जल्दी थी ना। मैं डर के मारे जम गया। वो अब सिर्फ उस ढाबे पर नहीं था, वो मेरे साथ मेरे ट्रक में था। उस दिन के बाद से हर बार जब मेरे वो 3 घंटे गायब होते तो मुझे उसकी आवाज सुनाई देती। कभी कभी वो बस फुसफुसाता और चाय, तो कभी कभी वो बस हंसता। एक सूखी खामोश हंसी। मैं पागल होने लगा था। मुझे हर वक्त लगता कि कोई मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा है। मुझे अपनी ही परछाई से डर लगने लगा था। मैंने फैसला किया, मैं इस राज की तह तक जाऊंगा। वो ट्रक वाला जिसने एक्सीडेंट किया था, सरदार जी ने कहा था कि वो हंस रहा था और कह रहा था। मैंने उन्हें वक्त में रोक दिया। इसका क्या मतलब था? मुझे उस ट्रक वाले को ढूंढना था। पर कैसे? ये तो सालों पुरानी बात थी। मैंने फिर से उन्हीं बूढ़े सरदार जी को ढूंढने का फैसला किया। शायद उन्हें कुछ और पता हो। कई चक्कर लगाने के बाद आखिरकार वो मुझे एक दिन उसी हाईवे पर मिले। मैंने उन्हें रोककर सब कुछ बता दिया कि कैसे मेरा वक्त बार बार गायब हो रहा है और कैसे अब मुझे उस बूढ़े की आवाज भी सुनाई देती है। सरदार जी ने मेरी पूरी बात
बहुत ही गंभीरता से सुनी। बेटा, उन्होंने कहा, तू एक बहुत ही बुरे चक्र में फंस गया है। वो तुझे चुन चुका है। चुन चुका है? किस लिए? अपनी जगह लेने के लिए। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब वो बूढ़ा ढाबे वाला, वो अकेला नहीं है। सरदार जी ने बताया, वो हर कुछ सालों में किसी एक थके हुए, जल्दी में रहने वाले ड्राइवर को चुनता है। वो उसे अपने वक्त के जाल में फंसाता है, उसे डराता है, उसे पागल कर देता है, जब तक कि वो ड्राइवर पूरी तरह से टूट नहीं जाता। और जब वो टूट जाता है तो वो उस ड्राइवर की जगह ले लेता है। सरदार जी की आवाज कांप रही थी। वो ड्राइवर, वो अगला ढाबा 36 किलोमीटर का मालिक बन जाता है, और वो बूढ़ा, वो आजाद हो जाता है। ये तो एक श्राप था जो एक ड्राइवर से दूसरे ड्राइवर पर जा रहा था। और वो ट्रक वाला? मैंने पूछा। जिसने एक्सीडेंट किया था? हाँ, वो, सरदार जी ने कहा, वो भी एक ड्राइवर था, तुम्हारी ही तरह। उससे पहले वो भी उसी ढाबे पर रुका था, और उसके भी घंटे गायब हो गए थे। वो इतना डर गया, इतना पागल हो गया कि उसे लगा कि अगर वो उस ढाबे को ही खत्म कर देगा तो वो बच जाएगा। इसीलिए उसने अपना ट्रक सीधा उस ढाबे में घुसा दिया। उसने सोचा उसने वक्त को रोक दिया है, पर उसने वक्त को नहीं, उसने खुद को हमेशा के लिए उसी वक्त में कैद कर लिया। मतलब वो ट्रक वाला आज कहाँ है? वो आज भी वही है। सरदार जी ने उस वीरान जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। कभी कभी अमावस की रात में अगर कोई ध्यान से सुने तो उस सूखे हुए कुएं के अंदर से किसी के पागलों की तरह हंसने की आवाज आती है। मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा। तो अब मेरा क्या होगा? अंकल, मैं गिड़गिड़ाया। क्या मैं अगला? एक रास्ता है, सरदार जी ने बहुत धीरे से कहा। एक ही आदमी था जो इस चक्र से बच निकला था। एक पुराना ड्राइवर, शेर सिंह नाम था उसका। पर वो अब ड्राइवर नहीं है। वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर पहाड़ों में जाकर बस गया है। कहाँ? वो कहाँ मिलेंगे? मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी। किसी को ठीक से नहीं पता, सरदार जी ने कहा। बस इतना सुना है कि वो फतेहपुर सीकरी के पास किसी पुरानी दरगाह के पास रहता है। वो पागल सा हो गया है, किसी से बात नहीं करता, बस घड़ियों को घूरता रहता है। शेर सिंह, फतेहपुर सीकरी। मेरे पास अब एक ही रास्ता था। मुझे उस आदमी को ढूंढना था जो इस नरक से होकर गुजरा था और जिंदा बच निकला था। वो बस घड़ियों को घूरता रहता है। सरदार जी के ये आखिरी शब्द मेरे दिमाग में अटक गए थे। फतेहपुर सीकरी, एक पुरानी दरगाह और एक आदमी जो घड़ियों को घूरता है। मेरे पास इसके सिवा कोई और सुराग नहीं था। ये एक ऐसा पता था जो किसी नक्शे पर नहीं मिल सकता था। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी से छुट्टी ले ली। मैंने बहाना बनाया कि गांव में कोई बीमार है। मैं जानता था कि अगर मैं इस जाल से नहीं निकला तो मैं खुद हमेशा के लिए बीमार हो जाऊंगा। मैं अपनी पुरानी बाइक उठाकर फतेहपुर सीकरी के लिए निकल पड़ा। मेरे अंदर डर था, पर एक उम्मीद भी थी। शेर सिंह, वो मेरी आखिरी उम्मीद था। फतेहपुर सीकरी पहुंचकर मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, यहां पास में कोई पुरानी दरगाह है? लोगों ने मुझे शेख सलीम चिश्ती की मशहूर दरगाह का रास्ता बताया। मैं वहां पहुंचा। वो एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र जगह थी। हजारों लोग वहां अपनी मन्नतें लेकर आते थे, पर मुझे वहां वो शांति महसूस नहीं हो रही थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने वहां के खादिमों और दुकानदारों से पूछना शुरू किया, क्या यहां कोई ऐसा आदमी रहता है जो पहले ड्राइवर था, शेर सिंह नाम है, और जो हमेशा घड़ियों के बारे में बात करता हो? ज्यादातर लोगों ने न में सिर हिला दिया। कुछ ने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे मैं पागल हूं। मैं पूरा दिन भटकता रहा।
शाम होने लगी। मैं निराश होकर दरगाह की सीढ़ियों पर बैठ गया। मुझे लगा मैं कभी उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। तभी एक बूढ़ा फकीर जो मेरे पास ही बैठा था, उसने मेरी तरफ देखा। किसे खोज रहे हो बेटा? सुबह से देख रहा हूं, बड़े परेशान लग रहे हो। मैंने निराश होकर उसे भी वही बताया, एक पुराने ड्राइवर को। शेर सिंह कहते हैं, वो घड़ियों के बारे में जानता है। फकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। घड़ियों वाला? हां, एक है तो, पर वो फकीर है, ड्राइवर नहीं। लोग उसे वक्त बाबा कहते हैं। वक्त बाबा? हां, फकीर ने कहा। वो दरगाह में नहीं रहता। वो यहां से कुछ दूर पुरानी खंडहर हो चुकी शहर की दीवारों के पास एक गुफा में रहता है। किसी से मिलता नहीं, बस बैठा रहता है और अपने चारों तरफ रखी सैकड़ों बंद पर चुकी घड़ियों को घूरता रहता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही हो सकता है। मैंने उस फकीर से रास्ता पूछा और तुरंत उस तरफ चल पड़ा। सूरज डूब रहा था। फतेहपुर सीकरी की पुरानी लाल पत्थर की दीवारें अंधेरे में और भी रहस्यमयी लग रही थी। मैं उस जगह पहुंचा। वो एक छोटी सी अंधेरी गुफा थी। गुफा के मुहाने पर जमीन पर हर तरह की पुरानी घड़ियां रखी हुई थी। दीवार घड़ी, टेबल घड़ी, कलाई घड़ी, सैकड़ों की तादाद में, और वो सब बंद थी। और उन घड़ियों के बीच एक आदमी बैठा था। वही कोई 60-65 साल का होगा। लंबी उलझी हुई दाढ़ी बाल, फटे हुए कपड़े। वो एकटक सामने दीवार को घूर रहा था। वो शेर सिंह था। वक्त बाबा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। शेर सिंह जी? उसने कोई हरकत नहीं की, जैसे उसने मुझे सुना ही न हो। मेरा नाम पप्पू है, मैंने कहा। मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं ढाबा 36 किलोमीटर पर रुका था। जैसे ही मैंने ढाबा 36 किलोमीटर का नाम लिया, उसने अपना सिर घुमाया और सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें वो किसी आम इंसान की आंखें नहीं थी। उनमें एक गहरा ठहरा हुआ पागलपन था और डर, बहुत गहरा डर। तुम वहां गए थे? उसकी आवाज सालों से इस्तेमाल न होने की वजह से बहुत खुरदरी और धीमी थी। हां, मैंने कहा, और अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। शेर सिंह हंसने लगा, एक सूखी दर्द भरी हंसी। कोई नहीं बचता पप्पू, उस ढाबे से कोई नहीं बचता। वो वक्त का एक कुआं है, जो एक बार झांक लेता है वो उसी में गिर जाता है। पर आप तो बच गए, मैंने उम्मीद से कहा। वो फिर से हंसा। बचा? तुम्हें लगता है मैं बचा हुआ हूं? नहीं, मैं भागा हुआ हूं। मैं हर पल भाग रहा हूं। देखो, उसने अपनी कलाई दिखाई। उस पर उसने 5-6 घड़ियां पहन रखी थी और वो सब अलग अलग टाइम बता रही थी। मैं वक्त को उलझा कर रखता हूं, उसने पागलों की तरह कहा, ताकि वो मुझे ढूंढ न पाए। मैं उसे सही टाइम बताता ही नहीं। मेरा दिल डूब गया। ये आदमी मेरी मदद क्या करेगा? ये तो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा था। पर कोई तो रास्ता होगा। मैं गिड़गिड़ाया। शेर सिंह कुछ देर चुप रहा। फिर उसने गुफा के अंदर अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। एक चीज है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उस ट्रक वाले की, जिसने वो एक्सीडेंट किया था। उसका क्या? वो मरा नहीं था। शेर सिंह ने जो बताया, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसे पागल खाने भेज दिया गया था, आगरा के पागल खाने में। और वो अपने साथ एक चीज ले गया था, ढाबे की, उस बूढ़े की। क्या चीज? एक घड़ी, शेर सिंह ने कहा। उस ढाबे में सिर्फ एक ही घड़ी थी, जो चूल्हे के ठीक पीछे दीवार में छिपी हुई थी। एक पुरानी पेंडुलम वाली घड़ी। वो उस ढाबे का दिल है। वो ट्रक वाला राम भरोसे
वो उस घड़ी को उखाड़कर अपने साथ ले गया था। उसे लगा अगर वो घड़ी को ही तोड़ देगा तो वक्त का वो चक्र टूट जाएगा। पर वो घड़ी टूटी नहीं, वो आज भी चलती है। कहा? पागल खाने में। शेर सिंह ने कहा। राम भरोसे के सेल में। वो घड़ी वो उल्टा चलती है। उल्टा चलती है? जब तक वो घड़ी चलती रहेगी, शेर सिंह ने समझाया, तब तक वो ढाबा भी वक्त को खाता रहेगा। और जब तक वो उल्टा चलती रहेगी, तब तक जो भी उस जाल में फंसेगा वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो बूढ़ा वो तुम्हें अपनी जगह लेने के लिए तैयार कर रहा है। जैसे ही तुम पूरी तरह टूट जाओगे, वो उस घड़ी को सीधा कर देगा और तुम हमेशा के लिए उस ढाबे में कैद हो जाओगे और वो आजाद हो जाएगा। अब मैं पूरी पहेली समझ गया। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। मुझे उस घड़ी को ढूंढना था और उसे हमेशा के लिए बंद करना था। वो घड़ी वो उल्टा चलती है। शेर सिंह के मुंह से निकले ये शब्द मेरे दिमाग में किसी उल्टी गिनती की तरह गूंज रहे थे। एक ऐसी घड़ी जो वक्त को आगे नहीं पीछे ले जा रही थी। एक ऐसी घड़ी जो उस भूतिया ढाबे की जान थी। और वो जान आगरा के पागल खाने में कैद थी। मैं उस रात फतेहपुर सीकरी में ही रुका, पर सो नहीं पाया। मेरा दिमाग योजनाओं और खतरों के बीच घूम रहा था। एक पागल खाने में घुसना, और वो भी एक खतरनाक कैदी के सेल में। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था, पर यह मेरी जिंदगी की हकीकत थी। अगली सुबह मैं शेर सिंह से विदा लेकर आगरा के लिए निकल पड़ा। बचना पप्पू, वो मेरे आखिरी शब्द थे जो उसने कहे। वक्त बहुत बेरहम खेल खेलता है। आगरा पहुंचकर मैं सीधा उस सरकारी मानसिक आरोग्यशाला पागल खाने पहुंचा। वो शहर के बाहर एक बहुत ही पुरानी अंग्रेजों के जमाने की इमारत थी। ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों पर लगी कांटेदार तारें और एक बड़ा सा लोहे का गेट। उसे देखकर ही अंदर से कंपकंपी छूट रही थी। मैंने गेट पर खड़े गार्ड से बात करने की कोशिश की। मुझे राम भरोसे नाम के एक मरीज से मिलना है। गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। राम भरोसे? कौन हो तुम उसके? मैं उसके गांव से आया हूं। मैंने झूठ बोला। उससे कोई नहीं मिल सकता, गार्ड ने सख्ती से कहा। वो सबसे खतरनाक मरीजों में से है। उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास में रखा गया है। मेरा दिल डूब गया। प्लीज साहब, मैं गिड़गिड़ाया। बस एक बार, दूर से ही देख लूंगा। भागो यहां से, वरना तुम्हें भी अंदर बंद कर दूंगा, गार्ड चिल्लाया। मैं निराश होकर वहां से हट गया। मुझे समझ आ गया था कि सीधे रास्ते से काम नहीं बनेगा। मुझे कोई टेढ़ा रास्ता अपनाना होगा। मैंने उस पागल खाने के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। दीवारें बहुत ऊंची थी। हर जगह गार्ड थे। अंदर घुसना नामुमकिन लग रहा था। मैंने 2 दिन तक उस पागल खाने पर नजर रखी। मैंने वहां काम करने वाले वार्ड बॉय, नर्सों और सफाई कर्मचारियों के आने जाने का वक्त नोट किया। और फिर मुझे एक मौका दिखा। पागल खाने के पिछले हिस्से में, जहां किचन और लॉन्ड्री थी, वहां से रोज शाम को कूड़े का एक छोटा ट्रक बाहर निकलता था और उस वक्त वहां ज्यादा सुरक्षा नहीं होती थी। मैंने एक प्लान बनाया। अगली शाम जैसे ही वो कूड़े का ट्रक अंदर जाने के लिए गेट पर रुका, मैं मौका देखकर ट्रक के नीचे बनी चेसिस में छिप गया। कुछ मिनटों बाद ट्रक अंदर चला गया। मैं अपनी सांस रोके नीचे छिपा हुआ था। ट्रक लॉन्ड्री के पास जाकर रुका। जैसे ही ड्राइवर नीचे उतरा, मैं चुपके से ट्रक के नीचे से निकलकर पास की झाड़ियों में छिप गया। मैं पागल खाने के अंदर था। अब मुझे राम भरोसे के सेल को खोजना था। पर कैसे? मैंने एक सफाई कर्मचारी की ढीली ढाली यूनिफॉर्म देखी जो बाहर तार पर सूख रही थी। मैंने उसे चुरा लिया और पहन लिया। अब मैं भी उनमें से एक लग रहा था। मैं मुंह छिपाते हुए इमारतों के बीच से गुजरने लगा। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था।
कुछ मरीज चुपचाप बैठे आसमान को घूर रहे थे, तो कुछ जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। हवा में दवाइयों और फिनाइल की तेज गंध थी। पूछते पूछते और बचते बचाते मैं उस विंग तक पहुंच गया जहां सबसे खतरनाक मरीजों को रखा जाता था। विंग सी, यहां सुरक्षा और भी ज्यादा थी। हर गलियारे के मुहाने पर लोहे का गेट लगा हुआ था और यहीं एक गलियारे के आखिरी छोर पर एक सेल था जिसके दरवाजे पर लिखा था राम भरोसे, कैदीन 36। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। सेल का दरवाजा भारी और लोहे का था, जिसमें बस एक छोटी सी सलाखों वाली खिड़की थी जिससे अंदर देखा जा सकता था। मैंने कांपते हुए उस खिड़की से अंदर झांका। अंदर एक छोटा सा अंधेरा कमरा था। एक चारपाई थी और एक कोने में वो था राम भरोसे। वो अब एक बूढ़ा कमजोर आदमी हो चुका था। उसके बाल और दाढ़ी सफेद हो चुके थे और उलझे हुए थे। वो जमीन पर बैठा बस एक ही जगह पर घूर रहा था। दीवार पर और दीवार पर वो घड़ी टंगी हुई थी, एक पुरानी लकड़ी की पेंडुलम वाली घड़ी, और शेर सिंह सही था। उसकी सुइया उल्टा चल रही थी। टिक टॉक, टिक टॉक की आवाज पर पीछे की तरफ, और घड़ी के नीचे दीवार पर राम भरोसे ने कोयले से हजारों लाखों बार एक ही चीज लिखी हुई थी। मैंने उन्हें रोक दिया, मैंने उन्हें रोक दिया, मैंने उन्हें रोक दिया। वो आज भी सालों बाद उसी एक पल में जी रहा था। मुझे उस घड़ी को बंद करना था, पर सेल का दरवाजा तो बाहर से बंद था। तभी एक वार्ड बॉय हाथ में खाने की ट्रे लिए उस तरफ आया। मैंने उसे देखा और मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं उसके पास गया। अरे भाई, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं तुम्हें विंगे में, इमरजेंसी है, लाओ ये खाना मैं दे आता हूं। वो वार्ड बॉय जल्दी में था। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे ट्रे और चाबियों का गुच्छा मुझे थमा दिया और चला गया। मेरे हाथ में सेल की चाबियां थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से सही चाबी ढूंढी और कांपते हाथों से ताला खोला। खटाक, दरवाजा खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ। राम भरोसे ने कोई हरकत नहीं की। वो अब भी उसी तरह बैठा दीवार को घूर रहा था। मैं धीरे धीरे उस घड़ी की तरफ बढ़ा जो दीवार पर टंगी थी। मैं उसके ठीक नीचे पहुंच गया। मैं उसे उतारने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि तभी राम भरोसे, जो अब तक एक मूर्ति की तरह बैठा था, वो एक जंगली जानवर की तरह गुर्राया और मुझ पर झपट पड़ा। नहीं, वो चीखा, उसे मत छूना, वो मेरा वक्त है, मैं उन्हें रोक कर रखूंगा। उसकी आंखों में वही पागलपन था जिसके बारे में सरदार जी ने बताया था। वो बूढ़ा और कमजोर था, पर उसमें एक पागल वाली ताकत थी। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरा गला घोंटने लगा। मैं छटटाने लगा। मेरी सांसें रुक रही थी। मैं तुम्हें उसे सीधा नहीं करने दूंगा, वो चिल्ला रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे लगा मैं आज यहीं इस पागल खाने के एक सेल में मर जाऊंगा। तभी मेरी नजर उस खाने की ट्रे पर पड़ी जो जमीन पर गिरी हुई थी। ट्रे में एक स्टील का गिलास था। मैंने अपनी आंख बची हुई ताकत से उस गिलास को उठाया और राम भरोसे के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। ठन्न, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो बेहोश होकर मेरे ऊपर गिर गया। मैं हाफता हुआ उसे एक तरफ धकेल कर उठा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। कोई भी किसी भी पल आ सकता था। मैं वापस उस घड़ी की तरफ लपका। मैंने उसे दीवार से उतारा। अब मेरे हाथ में वो उल्टी चलती हुई घड़ी थी। ढाबे का वो शापित दिल। अब मुझे इसे बंद करना था या तोड़ना था। मैंने घड़ी का पिछला हिस्सा खोला। अंदर
पुराने पीतल के पुर्जे टिकटॉक करते हुए उल्टी दिशा में घूम रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत मजबूत थे। मैंने घड़ी को जमीन पर पटकने के लिए उठाया और तभी घड़ी के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज आई। वही बूढ़े ढाबे वाले की आवाज नहीं, घड़ी के अंदर से आई वो फुसफुसाहट। वो किसी धमकी जैसी नहीं थी, वो एक गिड़गिड़ाहट थी, एक ऐसी आत्मा की जिसका आखिरी सहारा, उसकी आखिरी पहचान अब टूटने वाली थी। एक पल के लिए मेरे हाथ रुक गए। मेरे सामने जमीन पर राम भरोसे बेहोश पड़ा था और मेरे हाथ में वो शापित घड़ी थी जिसमें से उस बूढ़े की आवाज आ रही थी। मैं दो भटकी हुई आत्माओं के बीच फंस गया था। क्यों? मैंने उस घड़ी से फुसफुसाते हुए पूछा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों ड्राइवरों को फंसाते हो? घड़ी के अंदर से जवाब आया, इस बार और भी ज्यादा साफ। अकेला। मैं अकेला नहीं रह सकता। अब मैं समझा, वो बूढ़ा, वो उस ढाबे में उस वक्त के लूप में अकेला फंस गया था। वो डरता था और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो हर कुछ सालों में किसी को अपने साथ खींच लेता था। एक अंतहीन स्वार्थी चक्र। पर अब ये खत्म होगा। मैंने कहा। मेरी आवाज में अब डर नहीं, एक दृढ़ता थी। मैंने घड़ी को जमीन पर पटकने के लिए उठाया। तभी सेल के बाहर गलियारे में अलार्म बजने लगा। पो पो पो। किसी ने राम भरोसे के सेल का दरवाजा खुला देख लिया था। गार्ड्स और वार्ड बॉय के चिल्लाने और भागने की आवाजें करीब आ रही थी। मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने घड़ी को जमीन पर नहीं पटका। मैंने उसे उठाया और सेल से बाहर भागा। पकड़ो, उसे पकड़ो, कोई चिल्लाया। मैं पागल खाने के उन अनजान गलियारों में भागने लगा। मेरे पीछे 2-3 वार्ड बॉय थे। मेरे हाथ में वो उल्टी चलती हुई घड़ी थी और वो लगातार मुझसे बात कर रही थी। छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं भागते हुए चिल्लाया। जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर देता। मैं भागता भागता पागल खाने के मेन हॉल में आ गया। वहां और भी गार्ड थे। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं फंस गया था। अब कहा जाएगा? एक हट्टे कट्टे गार्ड ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। हॉल के बीचों बीच छत से एक बहुत ही पुराना, भारी लोहे का पंखा लटका हुआ था जो बंद था। मैंने पास में रखी एक टेबल पर छलांग लगाई। फिर टेबल से मैंने दीवार पर बने एक छज्जे को पकड़ा और खुद को ऊपर खींचा। मैं अब करीब 10 फीट ऊपर था। पागल हो गया है, नीचे उतर, गार्ड चिल्ला रहे थे। मैंने उस छज्जे से उस पुराने पंखे पर छलांग लगा दी। मैं पंखे की एक पत्ती को पकड़कर लटक गया और फिर मैंने वो किया जिसके लिए मैं वहां आया था। मैंने उस उल्टी चलती हुई घड़ी को उस पंखे के ठीक बीचों बीच मोटर और पत्तियों के जॉइंट पर अपनी पूरी ताकत से फंसा दिया। घड़ी के पुर्जे पंखे के भारी मशीनरी में फंस गए। खट खट कड़ाक, एक भयानक धातु के टूटने की आवाज आई। घड़ी की टिकटॉक बंद हो गई और जैसे ही घड़ी बंद हुई, उस घड़ी के अंदर से एक आखिरी दर्दनाक चीख निकली, उस बूढ़े ढाबे वाले की, जैसे उसकी आत्मा भी उस घड़ी के साथ ही टूट गई हो। और उसी पल पूरे पागल खाने की बत्तियां धड़ाम से बंद हो गई। घना अंधेरा छा गया और फिर समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। मुझे चक्कर आने लगा। मेरी आंखों के सामने हजारों तस्वीरें घूमने लगी। वो ढाबा, वो बूढ़ा, वो चाय का कप, राम भरोसे का ट्रक, एक्सीडेंट, सरदार जी, शेर सिंह, सब कुछ एक साथ एक पल में मेरे दिमाग से गुजर गया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। बत्तियां वापस आ गई। नीचे खड़े गार्ड्स और वार्ड बॉय हैरान परेशान थे और मैं अब भी उस पंखे से लटका हुआ था।
पर मेरे हाथ में अब कोई घड़ी नहीं थी। उसका टूटा हुआ मलबा नीचे जमीन पर बिखरा पड़ा था। मैंने नीचे राम भरोसे के सेल की तरफ देखा। राम भरोसे, जो अब तक बेहोश था, अब उठकर बैठ गया था। वो अब दीवार को नहीं घूर रहा था। वो रो रहा था, एक आम इंसान की तरह। सालों बाद, दशकों बाद, उसके अंदर का वो पागलपन, वो एक ही पल में जीने का श्राप टूट गया था। वो आजाद हो गया था। मैं उस पंखे से नीचे उतरा। गार्ड्स ने मुझे तुरंत पकड़ लिया। मेरे लिए कहानी का अंत शायद इसी पागल खाने की किसी अंधेरी कोठरी में लिखा था। मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मैं थक चुका था, पर मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। मैंने जो किया, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं था। मुझे पकड़कर आरोग्यशाला के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वर्मा के ऑफिस में ले जाया गया। वो एक समझदार और शांत स्वभाव के आदमी लग रहे थे। पुलिस को भी बुला लिया गया था। तुम अंदर कैसे घुसे और तुमने ये सब क्यों किया? डॉक्टर ने मुझसे पूछा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, शुरू से अंत तक। ढाबा 36 किलोमीटर के बारे में, मेरे गायब होते 3 घंटों के बारे में, शेर सिंह के बारे में और उस उल्टी चलती हुई घड़ी के बारे में। मैं बोलता रहा और वो सब, डॉक्टर, पुलिस वाले, मुझे ऐसे देखते रहे जैसे मैं सच में पागल हूं। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। तो तुम कह रहे हो कि तुमने एक भूतिया ढाबे के श्राप को तोड़ने के लिए यह सब किया? एक पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा। जी, मैंने शांत मन से कहा। इसे भी राम भरोसे के बगल वाले सेल में डाल दो, पुलिस वाला बोला। पर डॉक्टर वर्मा ने उसे रोक लिया। 1 मिनट, इंस्पेक्टर। उन्होंने राम भरोसे के वार्ड बॉय को बुलाया। राम भरोसे की क्या हालत है? सर, एक चमत्कार हो गया है, वार्ड बॉय ने हैरानी से कहा। जब से लाइट गई और आई है, राम भरोसे जी। वो बातें कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, मैं कहाँ हूं? साल कौन सा चल रहा है? वो नॉर्मल लग रहे हैं, सर। कमरे में सब लोग चौंक गए। डॉक्टर वर्मा ने मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में अब मजाक नहीं, एक गहरी वैज्ञानिक उत्सुकता थी। ठीक है, वो बोले, मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन तो नहीं करता, पर मैं इस इत्तेफाक को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। उस रात मुझे सेल में नहीं, बल्कि एक प्राइवेट वार्ड में रखा गया। अगली सुबह डॉक्टर वर्मा खुद मेरे पास आए। राम भरोसे, वो अब पूरी तरह से होश में है। उन्होंने कहा, उसे पिछले 40 साल का कुछ भी याद नहीं है। उसे बस वो एक्सीडेंट याद है और उसके बाद का गहरा अंधेरा। वो अपने परिवार के बारे में पूछ रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। और एक और अजीब बात है, डॉक्टर ने कहा, मैंने कल रात तुम्हारे कहने पर कानपुर हाईवे पर पुलिस से पता करवाया था। पिछले 12 घंटों में उस 36 किलोमीटर वाले हिस्से पर एक भी गाड़ी खराब नहीं हुई, एक भी छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं हुआ। जबकि उस हिस्से का रिकॉर्ड बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है जैसे उस सड़क पर से कोई मनहूसियत हट गई हो। मैं बस मुस्कुरा दिया। उस दिन मुझ पर कोई केस नहीं बनाया गया। अवैध रूप से घुसने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में मुझे बस एक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। शायद डॉक्टर वर्मा की रिपोर्ट ने मेरी मदद की। पागल खाने से बाहर निकलते हुए मैं एक आखिरी बार राम भरोसे से मिला। वो अब साफ सुथरे कपड़ों में था। उसके परिवार वाले आ गए थे। सालों बाद वो अपने नाती पोतों को देख रहा था। उसने मुझे नहीं पहचाना, पर जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोक कर कहा, शुक्रिया भाई। पता नहीं क्यों, पर लग रहा है तुमने मुझे किसी बहुत बड़े बोझ से बचाया है। मैं बस सिर हिलाकर वहां से चला आया। मैं वापस फतेहपुर सीकरी गया, शेर सिंह से मिलने। वो अब भी उसी गुफा में थे, पर आज वो घड़ियों को नहीं घूर रहे थे। वो मुस्कुरा रहे थे। वक्त सीधा हो गया है पप्पू।
उन्होंने मुझे देखते ही कहा, उस दिन सालों बाद शेर सिंह ने अपनी कलाई पर बंधी सारी घड़ियां उतारकर फेंक दी और सिर्फ एक घड़ी पहनी जो सही समय बता रही थी। मेरा काम खत्म हो चुका था। मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने फिर से ट्रक चलाना शुरू कर दिया। आज भी मैं उसी कानपुर हाईवे से गुजरता हूं, पर अब वहां कोई ढाबा 36 किलोमीटर नहीं दिखता। वहां बस एक सूखा हुआ कुआं है। पर अब उस कुएं के पास किसी ने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली है, एक असली जीती जागती दुकान। मैं अक्सर वहां रुकता हूं, चाय पीता हूं। दुकान का मालिक मुझसे पूछता है, और पप्पू भाई, टाइम क्या हुआ है? मैं अपनी घड़ी देखकर मुस्कुरा देता हूं। वही जो होना चाहिए। मेरा नाम पप्पू यादव है और एक बार मैंने वक्त को हराया था, या शायद मैंने बस एक रुकी हुई कहानी को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाया था। मैंने सीखा है कि जिंदगी के हाईवे पर कुछ ढाबे ऐसे भी आते हैं जो आपकी चाय नहीं, आपका वक्त पी जाते हैं, पर अगर हिम्मत हो तो हर उल्टी चलती हुई घड़ी को सीधा किया जा सकता है।